हेलो स्टूडेंट। उद्योग और व्यापार। अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया है कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं और ये कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। तो जो निर्धन राष्ट्र है वह जब भी प्रगति करेंगे जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र होंगे। तो यहाँ निर्धन राष्ट्र का मतलब है भारत से है कि भारत जब भी उन्नति कर पाएगा जब वह औद्योगिक क्षेत्र में आगे हो, क्योंकि जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वह ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं और ये कृषि की तुलना में रोजगार ज़्यादा देते हैं और ये अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। क्योंकि कृषि तो मानसून पर निर्भर है, तो कई लोग ऐसे होते हैं, कई किसान ऐसे होते हैं जो मानसून के अनुसार ही कृषि करते हैं, जबकि जो औद्योगिक क्षेत्र होता है वह पूरे वर्ष पर चलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। इनसे आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया था। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। अधिकांश उद्योग सूती, वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित थे। जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा व इस्पात की सुप्रबंधित फर्में थीं। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग हो। तो अर्थव्यवस्था का अगर विकसित करना है तो औद्योगिक विकास करना होगा, क्योंकि औद्योगिक विकास से होगा तभी लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा जब भी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। हमारे नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न ये था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी, क्योंकि उस समय देश बहुत गरीब था। अब देश गरीब था तो उद्योगपति थे, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, क्योंकि सारा पैसा अंग्रेजों के शासन के दौरान अंग्रेजों के यहाँ निष्कासित हो गया था, ब्रिटेन चला गया था, तो इतनी पूंजी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था जिसमें उद्योगपतियों को मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। यद्यपि उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी। इन्हीं कारणों से सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। इसका अर्थ ये था कि सरकार उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण करेगी जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। निजी क्षेत्र की नीतियाँ सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों की अनुपूरक होगी और सार्वजनिक क्षेत्र ही अग्रणी की भूमिका निभाएगा। तो सरकार ने उस समय ये निर्णय लिया कि जो बड़े उद्योग होंगे, जो भारी उद्योग होंगे, जैसे उन उद्योगों पर सरकार अपना नियंत्रण करेगी और जो छोटे मोटे उद्योग होंगे उनको निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाएगा। फिर भी सरकार उन उद्योगों पर अपना पूरा नियंत्रण रखेगी जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और जो निजी क्षेत्र की जो नीतियाँ हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों की अनुपूरक होगी और सार्वजनिक क्षेत्र की ही निजी क्षेत्र की तुलना में अग्रणी भूमिका निभाएगा। तो इस तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा महत्व दिया। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के सरकार के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। द्वितीय योजना में ही समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया। प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिन पर सरकार का अनन्य स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे, परंतु जिनमें नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होगी। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। तो इस तरीके से उद्योगों को 3 भागों में बांट दिया गया। पहले वर्ग में वे उद्योग होंगे जिन पर सरकार का ही स्वामित्व होगा, अर्थात इन पर निजी क्षेत्र का कोई स्वामित्व नहीं होगा। द्वितीय वर्ग में वे उद्योग शामिल किए गए जिन पे सरकार का और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर प्रयास कर सकती है। और तृतीय वर्ग में वे उद्योग शामिल किए गए जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया कि जिनको भी निजी क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग खोलने का
अधिकार होता है, उनको अधिकार जब भी मिलेगा जब उनके पास उस उद्योग से संबंधित लाइसेंस होगा। नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लिया जाता था। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। तो निजी क्षेत्रों को उद्योग खोलने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था और लाइसेंस आसानी से प्राप्त जब हो जाता था जब अगर निजी क्षेत्र अपना उद्योग उन क्षेत्रों में लगाए जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर जो लाइसेंस होता था वह आसानी से मिल जाता था। इसके अतिरिक्त उन इकाइयों को कुछ ऐसे रियायतें जैसे कर लाभ तथा कम प्रशुल्क पर बिजली भी दी गई। इसके अलावा अगर उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में लगाया जाए तो उन उद्योगों को कर में लाभ दिया जाता था तथा कम प्रशुल्क पर बिजली दी जाती थी। मतलब जो टैक्स होता था उस पर छूट दी जाती थी और साथ ही साथ जो बिजली की दर है उस पर भी कम दर से बिजली दी जाती थी। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने या विविध प्रकार के उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक ना हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है। तो सरकार जितनी मात्रा में उत्पादित वस्तुओं की मात्रा तय कर देती थी उतनी ही मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता था। और अगर सरकार को लगता कि ज़्यादा मात्रा में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की आवश्यकता है तो सरकार औद्योगिक जो इकाइयों उनको छूट दे देती थी कि वे ज़्यादा मात्रा में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन करें। लघु उद्योग 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे करबे समिति भी कहा जाता था, ने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाए। लघु उद्योगों की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ निवेश की सीमा भी बदलती रहती है। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता था जो 5 लाख रुपए तक का अधिकतम निवेश करती थी। इस समय 1 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। तो 1950 के समय लघु इकाई वह कहलाती थी जिसका निवेश 5 लाख रुपए तक का था और आज इस समय 1 लाख तक का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। ऐसा माना जाता था कि लघु उद्योग अधिक श्रम प्रधान होते हैं, अर्थात उनमें बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो जो लघु उद्योग होते हैं वे श्रम प्रधान अधिक होते हैं क्योंकि उनमें जो भी काम किया जाता है वह हस्तनिर्मित होता है, जबकि जो बड़े उद्योग होते हैं उनमें सारा काम मशीनों के द्वारा होता है, इसलिए वे पूंजी प्रधान होते हैं, अतः अधिक रोजगार का सृजन करते हैं। लेकिन ये बड़े औद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते, इसलिए कहा जाता है कि जो लघु उद्योग होते हैं वह अधिक रोजगार का सृजन करते हैं क्योंकि श्रम प्रधान होते हैं, तो श्रम के द्वारा अधिक लोगों को रोजगार मिल जाता है। इसलिए बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा अर्थात मुकाबला नहीं कर सकते, उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। यह स्पष्ट है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए बड़े फर्मों से उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता नहीं। तो एक दिन ऐसा होगा कि जो बड़े उद्योग है वह लघु उद्योगों को समाप्त कर देंगे। इस उद्देश्य के लिए अनेक उत्पादों को लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया। तो इस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो अनेक उत्पाद है उनको सिर्फ लघु उद्योगों के लिए छोड़ दिया गया। ऐसे आरक्षण की कसौटी यह थी कि ये इकाइयाँ उन वस्तुओं का विनिर्माण के योग्य है, उन्हें अन्य रियायतें भी दी गई जैसे कम उत्पाद शुल्क तथा कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण। तो लघु औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों को कई रियायतें भी दी गई, जैसे जो भी उनके द्वारा उत्पाद बनाया जाता था उस पर कम शुल्क लगाया जाता था तथा जो लघु औद्योगिक इकाइयाँ हैं अगर वो बैंक के द्वारा ऋण लेती थी तो बैंक द्वारा उन पर कम ब्याज दर ली जाती थी। इसके बाद अगला टॉपिक है व्यापार नीति आयात प्रतिस्थापन। भारत द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित थी। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता था। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना है। जब भारत द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति थी वो व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित थी।
जो प्रथम 5 वर्षीय योजनाएं थी उनका विशेषता व्यापार अंतर्मुखी थी। तो तकनीकी रूप से आयात प्रतिस्थापन कहा जाता था इसको। तो इस नीति का उद्देश्य था कि आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना, मतलब हम जिस वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं उस वस्तु का उत्पादन भारत में ही हो, उनका आयात ना हो। उदाहरण के लिए विदेश में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए कि जो वाहन हम विदेशों के द्वारा आयात करते हैं उन वाहनों को हम अब भारत में ही निर्मित करें, ऐसे उद्योग प्रोत्साहित किए जाए। इस नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की, क्योंकि अगर कोई भी वस्तु भारत आती तो वह भारतीय वस्तुओं से उसकी प्रतिस्पर्धा होती और हमारे यहाँ के जो श्रमिक है वो अपने आप को उन प्रतिस्पर्धा से वस्तु से अपने आप को हीन समझने लग जाते थे, क्योंकि उस समय यही होता था कि जो हमारे यहाँ की वस्तु होती थी वो है ना हस्त निर्मित ज़्यादा होती थी, जबकि जो विदेशी की वस्तु होती थी वो पूंजी से मशीन से निर्मित होती थी। तो जो मजदूरों में हीन भावना आने लग गई थी, तो इस कारण से भी विदेशी प्रतिस्पर्धा को कम करने का सोचा गया और विदेशी प्रतिस्पर्धा कम होगी तो जो हमारे घरेलू उद्योग होगी उनकी रक्षा होगी। आयात संरक्षण के 2 प्रकार थे, प्रशुल्क और कोटा। प्रशुल्क आयातित वस्तु पर लगाया गया कर है। तो प्रशुल्क का क्या तात्पर्य होता है कि प्रशुल्क वह होता है जो आयातित वस्तुएं होती है जो हम विदेशों से आयात करते हैं उस पर टैक्स लगाया जाता है, वह प्रशुल्क कहलाता है। प्रशुल्क लगाने पर जो आयातित वस्तुएं अधिक महंगी हो जाती है, तो आयातित वस्तुएं पहले ही महंगी होती थी और शुल्क लगाने से और महंगी हो जाती थी, जो वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करती है। कोटा में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट की होती है जिन्हें आयात किया जा सकता है। तो जो कोटा होता है वही होता है कि उसमें आयातित वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है कि आप 5 वस्तुएं, 10 वस्तुएं, 20 वस्तुएं, इससे ज़्यादा नहीं आयात कर सकते। प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव ये था कि उन्हें आयात प्रतिबंध हो जाते हैं, मतलब इन दोनों से ही आयात प्रतिबंध हो जाता है। शुल्क लगाने से वस्तुएं महंगी हो जाती है, जबकि कोटे पर आयातित मात्रा निर्दिष्ट होती है, इससे ज़्यादा वस्तुएं आयात नहीं की जा सकती और उन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की रक्षा हो जाती है। दोनों ही से, प्रशुल्क से भी और कोटे से, दोनों से ही जो आयातित वस्तुएं हैं उन पे लगाया जाता है और इन दोनों से ही जो विदेशी प्रतिस्पर्धा से हमारी देशी फर्में जो होती है उनकी रक्षा होती है। संरक्षण की नीति इस धारणा पर आधारित था कि विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं था। ये माना जाता था कि यदि घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया जाता तो समय के साथ वे प्रतिस्पर्धा करना भी सीख लेंगे। हमारे योजनाकारों को यह भी आशंका थी कि यदि आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाता था तो विलासिता की वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाती है। 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया। तो जो विलासिता की वस्तुएं होती है उन पर अगर विलासिता की वस्तुओं को हम आयात करेंगे तो जो हमारी विदेशी मुद्रा होगी वह विदेशों में चली जाएगी, तो इसलिए भी आयात प्रतिबंध लगाया गया। औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां वस्तुतः उल्लेखनीय रही। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950 से 51 में 13% से बढ़कर 1990 से 91 में 24.6% हो गया। जीडीपी से उद्योगों में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की 6% वार्षिक सर्वाधिक दर प्रशंसनीय है। भारतीय उद्योग सूती, वस्त्र और पटसन तक ही सीमित नहीं थे। वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र प्राय सार्वजनिक क्षेत्र के कारण विविधतापूर्ण बन गया। लघु उद्योगों के संवर्धन से उन लोगों को अवसर प्राप्त हुए जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए बड़े फर्मों को प्रारंभ करने हेतु पूंजी नहीं थी। विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से उन इलेक्ट्रिक व ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में देशी उद्योगों का विकास हुआ जिनका विकास अन्यथा संभव नहीं था। तो औद्योगिक विकास नीति का ये प्रभाव रहा कि जो वस्तु हम आयात कर रहे थे अब वे भारत में उत्पादित होने लग गई। अब हमारे जो उद्योग है वो सूती उद्योग और पटसन उद्योग तक सीमित नहीं है। हमने कई बड़े बड़े उद्योगों का भी विकास कर लिया था। अब हमारे यहाँ पर जो बड़ी बड़ी फर्में हैं वो प्रवेश करने लगी और प्रारंभ में तो हमारे पास पूंजी नहीं थी, लेकिन विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से हमने क्या करा कि जो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक ही है, वह ऑटोमोबाइल क्षेत्र में देशी उद्योगों का विकास हो गया जिनका विकास हम सोच भी नहीं सकते थे। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक
उद्यमों के निष्पादन की कड़ी आलोचना की। इस अध्याय के प्रारंभ में प्रस्तावित किया गया कि शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि सरकारी उद्यमों ने कुछ वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन जारी रखा जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दूरसंचार सेवा का प्रावधान किया जाना दूसरा उदाहरण है। इस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया, जबकि देखा गया कि निजी क्षेत्र के फर्म भी इसे उपलब्ध करा सकते हैं। 1990 के दशक के अंत तक भी प्रतिस्पर्धा न होने के कारण व्यक्ति को टेलीफोन कनेक्शन लेने में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इसका दूसरा उदाहरण मॉडर्न ब्रेड की स्थापना है, जो ब्रेड निर्माण करने वाली एक फर्म है। जैसे कि निजी क्षेत्र ब्रेड का निर्माण ही नहीं कर सकता, तो सार्वजनिक क्षेत्र ने अभी भी अपने कई क्षेत्रों में अपना एकाधिकार बनाए रखा, जिनका उत्पादन निजी क्षेत्र भी कर सकता था। 2001 में ये फर्म निजी क्षेत्र को बेच दी गई। मुख्य बात यह थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना विकसित करने के 4 दशक बाद भी इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया। केवल सार्वजनिक क्षेत्र क्या कर सकता है, निजी क्षेत्र भी क्या कर सकता है। उदाहरण के लिए आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र होटलों की भी व्यवस्था कर सकता है, तथापि सरकार होटल चलाती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राज्यों को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिनमें निजी क्षेत्र कार्य कर सकते हैं। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधनों का संकेंद्रण कर सकती है जिन्हें निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा सकते। तो कई जो विद्वान हैं उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने तर्क दिया कि निजी क्षेत्र को उन जगह आगे आना चाहिए और सरकार को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जहां पर निजी क्षेत्र ज़्यादा अच्छे से कार्य कर सकते हैं। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों ने भारी नुकसान उठाया है, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा क्योंकि किसी सरकारी उपक्रम का बंद किया जाना कठिन है। भले ही इसके कारण राष्ट्र के सीमित संसाधनों का निकास होता रहे, भले ही इन के कारण क्या हो, जो राष्ट्र के सीमित संसाधन है उनका नुकसान होता रहो, वह बेकार होते रहे। इसका अर्थ यह नहीं है कि निजी फर्मों को सदैव लाभ ही होता है। वास्तव में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की फर्में मूलतः निजी फर्में थी जो हानि के कारण बंद हो गई। उसके बाद कामगारों की जो नौकरियां हैं की सुरक्षा के लिए उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बहरहाल नुकसान उठाने वाली निजी फर्में अपने को बनाए रखने के लिए संसाधनों का अपव्यय नहीं होने देगी। किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग किया गया। बड़े उद्योगपति नई फर्म शुरू करने के लिए नहीं बल्कि नए प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं। परमिट लाइसेंस राज्य के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्में कार्यकुशल नहीं बन पाई। उद्योगपति अपने उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में और संबंधित मंत्रालयों में लॉबी बनाने में समय व्यतीत करते। तो कई जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने वाले जो फर्में होती है वह क्या करती है कि अपने आप को फर्म में बनाए रखने के लिए और प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेती है और किसी दूसरी फर्म को आने नहीं देती है। तो जो विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की आलोचना भी इस आधार पर की जा रही है कि यह उस स्थिति के बाद भी जारी रहा जब यह सिद्ध हो चुका कि इस लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा। आयातों पर प्रतिबंधों के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे। उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उनके पास एक आबाद बाजार है, अतः उन्हें वस्तु की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई प्रेरणा नहीं थी। तो जब आयात प्रतिस्थापन था तो आयात प्रतिस्थापन की स्थिति में जो भी वस्तुएं भारत में उत्पादित होती थी उनको भारतीयों को खरीदना पड़ता था और जो भारतीय उत्पादक था वह इस बात से पूर्ण रूप से अवगत था कि उसके पास एक भारत का बड़ा बाजार है, अतः उसे जो वस्तु की गुणवत्ता है उसे सुधारने में कोई प्रेरणा नहीं थी। जब वे घटिया वस्तुओं को अच्छी कीमत पर बेच सकते थे तब वे उनकी गुणवत्ता में सुधार करने की क्यों सोचते। आयातों की प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादक को और अधिक दक्ष बनाने को बाध्य किया। कुछ अर्थशास्त्रियों का भी मत था कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं बल्कि राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देना है। इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन उनके द्वारा कमाए गए लाभों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संरक्षण के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि हमें विदेशी प्रतिस्पर्धा से उत्पादनों का संरक्षण तब तक करना चाहिए जब तक धनी राष्ट्र ऐसा करते रहे। इन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीति में परिवर्तन करने का आग्रह किया। अन्य समस्याओं सहित इस समस्या के कारण सरकार ने 1991 में नई औद्योगिक नीति प्रारंभ की, नई आर्थिक नीति प्रारंभ की, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे।